लास्ट क्लास में हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ रहे थे। तो मैंने जो ग्राफ बनाया था आपको ध्यान में होगा, एक बार किस तरह का डेटा लिया था ये ध्यान में, कि एक कंटेनर है टी टेम्परेचर पे, या मान लेते हैं T1 पे, और हमने यहाँ A2B2 लिया था। कितने लिए थे A2B2 बताओगे? दोनों मिला के कितने ले लिए थे? 1000, राइट। तो दोनों मिला के हमारे पास कितने 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। कितने 1000 मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनर्जी, याद आ रहा है? 800 मॉलिक्यूल्स थे जिसकी एनर्जी हमने 500 मानी थी, याद है? 50 ऐसे थे जिसके 100 माने थे, 50 ऐसे थे जिसके 1000 एनर्जी मान लिया था, एंड 100 ऐसे थे जिसके मैंने 700 माने थे। ऐसे 4 कोऑर्डिनेट्स के लिए मैंने 4 डेटा ले लिया। सो दीज आर द मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी 500, 0.800 बाई, अच्छा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी 100, 0.05। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी 100, तो 50 बाई 50 मॉलिक्यूल की एनर्जी 100 है, तो फ्रैक्शन कितना हो गया? 50 बाई 1000। अच्छा, 50 मॉलिक्यूल की 1000 है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी 1000 इज अगेन, एंड द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी 700, ये कितना लिख दें? 0.1। ध्यान में आ रहा है जी? ये डेटा था अपने पास। अब देखिए, इस डेटा के बेसिस पे यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं। हमें क्या दिख रहा है? कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिल रहे हैं? जब हमने फ्री हैंड से इसको ज्वाइन किया तो क्या कोऑर्डिनेट मिले बच्चे? ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट मिला था, बताओ। जो जो कोऑर्डिनेट मिला उसको मिला दिया। एक मिला पॉइंट, याद करो क्या मिला था कोऑर्डिनेट। 100 के लिए कितना मिला था? 0.05। उसके बाद 1000 के लिए कितना मिला था? 0.05, वो भी था। 500 कितने के थे? 0.8 के, याद आ रहा है? और कुछ 700 भी था, ऐसा था ना, 700। ये सब कोऑर्डिनेट्स मिले थे। जब हमने उसको फ्री हैंड से मिला दिया तो हमें एक ग्राफ मिल गया, एंड दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। समझ में आ रहा है? ये ग्राफ मैंने कल एनर्जी के हिसाब से भी बनाए थे, याद है? इधर था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और नीचे हम एनर्जी की जगह पे स्पीड भी रख सकते हैं, रख सकते हैं। इधर क्या है? फ्रैक्शन, और इधर एनर्जी। ध्यान में आ रहा है क्या? फ्रैक्शन एंड एनर्जी, बोलिए। नाउ ये बताओ, अगर इस पूरे सैंपल को हीट करेंगे तो क्या होगा? क्या जिसकी एनर्जी 500 है उसकी एनर्जी भी थोड़ी बढ़ेगी? मतलब जिसकी एनर्जी कम है उसकी एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी। जब इस पूरे सैंपल को हीट करते हो तो क्या लगता है, जिसकी एनर्जी 800 मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी थी? 500। अब क्या उन सारे 800 की एनर्जी इतना ही होगा या थोड़ा और ज्यादा होगा? क्योंकि हीट करने से हर मॉलिक्यूल को काइनेटिक स्पीड मिलेगा, थर्मल एनर्जी मिलेगी, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अरे ऐसा नो, अभी 800 मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी थी? 500, है ना? 0.8 फ्रैक्शन की एनर्जी कितनी है? 800 मॉलिक्यूल की एनर्जी है 500 एट टेम्परेचर व्हाट? T1। कौन से टेम्परेचर पे? अब मैक्सवेल ने क्या देखा ये समझो। अच्छा, इसमें चलो आगे बढ़ने से पहले ये बताओ, एनर्जी बैरियर के हिसाब से वो सारे मॉलिक्यूल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो सारे मॉलिक्यूल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसकी एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। मान लो इन दोनों को रिएक्ट करके टीएस बनाने के लिए, इधर देखना, एक ग्राफ बनाता हूं, यहाँ पे एक और ग्राफ बनाता हूं। ऐसा सपोज ये A2B2 है, ये प्रोडक्ट है AB। मान लेते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा सब लोग, मान लेते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें 1000 एनर्जी चाहिए।
तो बताओ कितने मॉलिक्यूल हैं जो कि प्रोडक्ट तक जा सकता है? कितने मॉलिक्यूल हैं जो प्रोडक्ट तक जा सकता है? सिर्फ 50? अरे यस नो, 50 ही तो मॉलिक्यूल है जो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर सकते हैं, मतलब जो उसके पास है और एक्स्ट्रा कुछ और आ गया, मतलब टोटल थ्रेशोल्ड कितना है? 1000 एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड है ट्रांजिशन स्टेट का, तो ऑलरेडी ये 50 मॉलिक्यूल उस एनर्जी को लेके घूम रहा है। इसको बस कोलाइड करने का जरूरत है, टीएस बन जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन बताओ ये सारे मॉलिक्यूल के बारे में क्या ख्याल है? कोलाइड करेगा, रिबाउंस बैक हो जाएगा। ये सब की औकात ही नहीं है एनर्जी बैरियर क्रॉस करने की। अरे ऐसा नो, 800 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 500 है, 50 की 100 है, 100 का 700 है। सिर्फ 50 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसकी एनर्जी कितनी है? और मैं एक एग्जांपल देके बता दिया कि लेट थ्रेशोल्ड एनर्जी इज 1000। थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना बता दिया? तो बता, आउट ऑफ 1000 मॉलिक्यूल हाउ मेनी आर केपेबल टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर? क्यों? क्योंकि मैंने बोल रहा ये 1000 है। पता है, अगर तरीके से देखोगे, मान लो यहाँ पे 1000 लिखते हो, तो ये वाला जो एरिया होगा ना, इधर वाला, दैट कैन फॉर्म, यहाँ पे 1000 लिख देंगे। सिर्फ ये वाला जो एरिया है ना बच्चे, यहां पे जो मॉलिक्यूल है, इस एरिया के अंदर जो मॉलिक्यूल है, वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने का एबिलिटी रखता है। पता है, इधर इस वाले एरिया में जितने मॉलिक्यूल आएंगे ना, वो एनर्जी बैरियर क्रॉस भी नहीं कर पाएगा, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ओनली ए वेरी वेरी स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T1 कैन क्रॉस द एनर्जी बैरियर। 1000 मॉलिक्यूल में से 50 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसका औकात है टीएस तक जाने का। मेरी बात आ रही समझ में? 1000 में से 50 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसका औकात कहां तक जाने का है? टीएस तक। बाकी क्या कर रहे हैं ये सब? कोलाइड, रिबाउंस बैक, कोलाइड एंड रिबाउंस बैक। तो इस ग्राफ में ऐसे समझो कि यहां से 0 से 1000 तक पहुंचे, इससे पहले जितने भी मॉलिक्यूल हैं उसकी एनर्जी 1000 से कम है। इससे पहले जो भी फ्रैक्शन है, दिख रहा है, उसकी एनर्जी किससे कम है? वो बस टकराएगा, रिबाउंस बैक हो जाएगा, प्रोडक्ट तक तो जाएगा ही नहीं। ओनली दिस मॉलिक्यूल कैन क्रॉस द, पता है अभी भी एक प्रॉब्लम है, ये क्रॉस कर सकता है एनर्जी बैरियर को, बट ओरिएंटेशन भी एक फैक्टर है, तो उस पर थोड़े समय में हम डिस्कस करेंगे। मेरा पूरा डेटा समझ में आ रहा है? क्या चल रहा है क्लास में, किस तरह से डिस्कशन चल रहा है? एवरीवन, पक्की बात? अब इस सैंपल को हीट करना शुरू करो। अगर हीट करोगे तो जो 50 मॉलिक्यूल का 1000 एनर्जी था, उसका 1000 से और ज्यादा हो जाएगा। अरे ऑलरेडी T1 पे उसकी एनर्जी कितनी थी? 1000। 50 मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी 1000, तो T2 अगर हायर टेम्परेचर है तो उसकी एनर्जी 50 की तो एनर्जी 1000 से ज्यादा ही हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो ये 100 मॉलिक्यूल है जिसकी 700 है एनर्जी, उसकी भी एनर्जी कहां रीच कर सकती है? 1000 तक। अच्छा, 800 मॉलिक्यूल की एनर्जी जो 500 है, पता चला अब 800 मॉलिक्यूल की एनर्जी 600 तक पहुंच गई। मेरी बात आ रही समझ में? जैसे आप हीट करोगे ना, ये पूरा प्रोसेस किस टेम्परेचर पे है? T1 पे है। अगर आप हीट करोगे, ये डेटा देखो कैसे बदलेगा, रफली मैं समझा देता हूं। T2 टेम्परेचर जो कि ग्रेटर देन T1 है, पता चला 800 मॉलिक्यूल की एनर्जी अब 600 है। जो 50 की 100 थी उसकी 200 है, ऐसा मान लेते हैं, या उसकी 300 हो गई ऐसा मान लो। जो 50 का 1000 था उसकी हो गई 1300, ऐसा मान लेते हैं। अरे ऐसा नो, और जो 100 मॉलिक्यूल जिसकी 700 थी उसकी एनर्जी हो गई मान लो 1000। देख रहे हो T2 टेम्परेचर पे क्या हुआ? 800 मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़कर 500 से कितनी हो गई? 600। जो 50 की एनर्जी कितनी थी? 100 थी ना 50 मॉलिक्यूल की, उसकी एनर्जी बढ़ के कितनी हो गई? ऑब्वियसली हीट कर रहे हैं तो हर मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ेगा। जो 50 मॉलिक्यूल जो पहले से एनर्जी बैरियर क्रॉस कर चुका था, उसकी एनर्जी और ज्यादा हो गई। अरे यस नो? अच्छा, फिर से 100 मॉलिक्यूल जो पहले 700 एनर्जी लेके बैठा था, अब हाई टेम्परेचर पे उस 100 की एनर्जी कितनी हो गई? समझ में आ रहा है? अब बताओ, हायर टेम्परेचर पे कितने मॉलिक्यूल है जो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर सकता है? बढ़ गए एनर्जी मॉलिक्यूल। मेरी बात आ रही समझ में? अब देखो क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलेगा।
टेम्परेचर बढ़ाने से रेट क्यों बढ़ता है? जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच कैन क्रॉस द एनर्जी बैरियर गेट इंक्रीजेस, और अगर इस तरह के मॉलिक्यूल बढ़ गए तो टीएस जल्दी बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। मैंने बोला ना, फॉर कोलिजन टू बी इफेक्टिव टू बैरियर हैज टू क्रॉस, पहला एनर्जी बैरियर, दूसरा एनर्जी बैरियर क्रॉस होना ही चाहिए। मेरी बात समझ में आ रहा है? बताओ, लो टेम्परेचर पे सिर्फ 50 मॉलिक्यूल थे T1 पे जो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर रहा था, लेकिन हाई टेम्परेचर पे कितने मॉलिक्यूल जो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर रहा है? मेरी बात समझ में आ रहा है? तो यहीं पर अगर मैं दूसरा ग्राफ बनाऊं तो देखो ग्राफ कैसे चलता है, ऐसे चलता है। ये कौन से टेम्परेचर पे है बच्चे? T2 पे। और अब क्लियरली तुम्हें दिख रहा होगा, अगर अभी भी एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी 1000 है तो नाउ यू कैन से कि दिस इज द फ्रैक्शन। देखो एरिया बढ़ गया है, दिख रहा है आपको? अब ये वाला फ्रैक्शन है जो एनर्जी बैरियर, देख रहे हो, ये वाला रीजन में सिर्फ 50 मॉलिक्यूल आ रहे थे T1 पे, लेकिन ये वाले रीजन में अब कितने आ रहे हैं? समझ में आया? नाउ दिस मच एरिया T2 पे, ये वाला एरिया है जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकता है। T1 पे कौन सा एरिया था? ये वाला जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहा था। T2 पे अब कौन सा एरिया है? समझ में? समझ, इस एरिया में 50 मॉलिक्यूल आ रहे थे, ये 1000 किलो जूल जैसा लिख दो, कंफ्यूजन ना हो कि कौन मॉलिक्यूल है कौन एनर्जी है। तो एक काम करते हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और ये यहाँ तो एनर्जी ऊपर लिखा ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए पूरा लिख दिया। देखो T1 पे सिर्फ 50 मॉलिक्यूल थे जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकता था, लेकिन हायर टेम्परेचर पे क्या दिखा? कैन, है ना, क्रॉस एनर्जी बैरियर। और यहां पे क्या दिख रहा है ना, कैन क्रॉस एनर्जी बैरियर। और ये आ रहा है समझ में? कभी कभी ये ग्राफ देके पूछ सकता है T1 T2 कंपेयर करो, ये ग्राफ देके आपसे पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एक दो बार, हो सकता है अभी ENT या माइनर में टॉप टेस्ट में ये क्वेश्चन दिखे कि ऐसा मान लो 3 ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया, एक है ना, 2 और एक 3, T1 T2 T3, आपसे पूछ सकते हैं कंपेयर T1 T2 T3 फ्रैक्शन वर्सेस एनर्जी, है ना? तो ग्राफ जितना ज्यादा फ्लैट होगा उतना ही हाई टेम्परेचर है। देख रहे हो यहाँ पे एनर्जी जो है, यहाँ पे मैक्सिमम मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है। ये ग्राफ क्या बता, ये मैक्सिमा क्या बता रहा है जी? ये मैक्सिमा इधर शिफ्ट हो गया है, इसका मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल है जिसकी एनर्जी कम है। यहाँ पे इतने मॉलिक्यूल हैं जिसकी एनर्जी ये है, और यहाँ पे मैक्सिमा है। तो T1 टेम्परेचर पे मैक्सिमा E1 पे लाई किया, T2 टेम्परेचर पे मैक्सिमा E2 पे लाई किया, T3 पे। तो बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? T3 पे, ग्राफ के हिसाब से। तो इसमें कौन सबसे ज्यादा टेम्परेचर हो गया? ये क्वेश्चन समझ में आया सबको जी? T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, ये क्वेश्चन आप लिख के भी रखो, और यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि वाई विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट इंक्रीजेस, है ना? मैं बताऊं, एक तो होता है कि डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट कर दो, इसी तरह से समझा दो, लेकिन ये बहुत लीमन लैंग्वेज में समझाने का कोशिश है कि आपको एक डेटा दिया, फिर मैंने ग्राफ प्लॉट किया, फिर हाई टेम्परेचर पे क्या हो रहा है। अभी और क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि एरिया का क्या मतलब है ना? एंड इफ यू सी एनसीईआरटी दिस ग्राफ इज देयर, सो ऐसा है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। किसी के पास है एनसीईआरटी अभी राइट नाउ? एनसीईआरटी लाइनर काइनेटिक्स का बनेगा, मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और होमवर्क रहेगा अभी, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का 5-5 एनसीईआरटी से एग्जांपल रटो कि कौन कौन सा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है और कौन से रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर का भी एक दो रट लिया तो अच्छा है, ठीक है? यहाँ पे देखो ये ग्राफ दिया हुआ है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है?
और ये दो टेम्परेचर पे भी सेम ग्राफ प्लॉटेड है। यहाँ पे देखिए, दो टेम्परेचर पे जो यहाँ प्लॉट किया वो है। ओके, क्योंकि देखो जब जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाया मैंने तो वहां पे पॉइंट्स तो बहुत लिखा है, लेकिन एग्जाम्पल्स नहीं लिखा है मैंने। जीरो ऑर्डर के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स रटने वाला पार्ट है, फैक्चुअल है। दो चार क्वेश्चन अगर रिएक्शन रट ले जीरो ऑर्डर का तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखिए, जल्दी लिखिए, लिखिए, जज्बात लिखिए। when we increase the temperature when we increase the temperature when we increase the temperature, number of molecule having energy when we increase the temperature, number of molecule having energy, number of molecule having energy greater than threshold energy, ग्रेटर देन एक्टिवेशन लिखो, ज्यादा सही रहेगा। एनसीईआरटी ने एक्टिवेशन ही लिखा है, ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। एनसीईआरटी का लाइन ऐसा है कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच कोलाइड विथ एनर्जी ग्रेटर देन ईए। तो ये लैंग्वेज भी चलेगा। क्या लिखा? व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी increases, greater than activation energy increases, so more number of molecule now form transition state or activated complex at higher temperature. So more number of molecule can form, बातें नहीं ओए, more number of molecule now can form transition state or activated complex, and hence rate increases, and hence rate of reaction increases, and hence rate of reaction increases, and hence ये बात समझ में आया? हाई टेम्परेचर पे मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ प्रैक्टिकली देखो ना, दिख रहा है ना, T1 पे सिर्फ 50 मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे 150 हो गए, एंड सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। बोलो ये बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड एनर्जी फैक्टर। एनर्जी क्राइटेरिया पे भी बातें चल रही है, ओरिएंटेशन पे नहीं चल रही है, ध्यान रखिएगा। अभी तक बातें किस पे चल रही है? एनर्जी क्राइटेरिया पे, ठीक है। नाउ ये पूरा लिखना था जो बोर्ड पे मैंने लिखा है। देखिए ये देखा गया बच्चे, A2B2 जब कोलाइड करता है 2AB बनता है, एंड ZAB हमने कितना देखा था बच्चे? 10⁻25 to 10⁻28 ना, 10⁻25 to 10⁻28। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आफ्टर कंसिडरिंग एनर्जी क्राइटेरिया, गौर करना, आफ्टर कंसिडरिंग एनर्जी क्राइटेरिया या एनर्जी बैरियर, क्राइटेरिया भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन is equal to ZAB into e to the power minus EA by RT। सिर्फ एनर्जी क्राइटेरिया के बेसिस पे ये है। अब यहां पे समझ रहे हैं, एनसीईआरटी का लाइन है, लिखा रहा हूं। सत्यम उठ के इधर यहां पे जल्दी। ओके, आफ्टर कंसिडरिंग एनर्जी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स कितना हो जाएगा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू, आपको याद होगा मैंने ये बोला था आपको कभी लास्ट लेक्चर में ही कि
रेट इज इक्वल टू इफेक्टिव कोलिजन। याद करो, कल ऐसा डायग्राम बना के बताया था ना कि रेट इज इक्वल टू इफेक्टिव कोलिजन, और इफेक्टिव कोलिजन में जेड ए बी F1 F2 रखा था, याद करो, रखा था ना। ये कितना, अगर 10⁻25 लिया था तो इसका वैल्यू 1/10⁻20 लिया था, और इसका वैल्यू 10⁻3 ऐसा कुछ लिया था, याद करो। तो आई एम कंसिडरिंग, ये तुम्हारा एनर्जी क्राइटेरिया की वजह से आया है। टोटल कोलिजन का ये वाला जो पार्ट है, ध्यान रखना, टोटल कोलिजन का ये जो पार्ट है वो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर सकता है। प्रोडक्ट बनाएगा या नहीं बनाएगा वो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा। टोटल कोलिजन का ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, वो एनर्जी बैरियर क्रॉस करने का एबिलिटी रखता है, औकात रखता है। समझ गए? तो एक्सपेरिमेंटली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से और जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स डेटा है उसके बेसिस पे देखा गया कि अगर एनर्जी क्राइटेरिया कंसीडर करोगे तो इफेक्टिव कोलिजन ये आएगा। मतलब जो हम यहाँ पे F1 बोल रहे थे वो एक्चुअल में ये है। एनसीईआरटी में लिखा है कि e⁻⁻ इसके बारे में जो एनसीईआरटी में लिखा है एग्जैक्ट वो लाइन में बता रहा हूं। दिस रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जीज इक्वल टू और ग्रेटर देन EA। ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी greater than equal to EA. Fraction of molecules having energy greater than equal to EA. मेरी बात आ रही समझ में? क्लियर हो रहा है? ध्यान रखना, अभी ओरिएंटेशन क्राइटेरिया नहीं। जैसे T1 पे 50 मॉलिक्यूल थे जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकते थे, मतलब फ्रैक्शन कितना? 50/1000। T2 पे कितने मॉलिक्यूल थे जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकते थे? 150, मतलब फ्रैक्शन कितना? 150/1000। तो बेसिकली टोटल कोलिजन जो है उसको अगर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया, कौन से फ्रैक्शन से? जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकता था। तो अभी तुम्हें क्या मिला पता है? ये पूरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा वो कोलिजन्स जो टीएस बनाने का औकात रखता है। ये क्या था? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल कोलिजन। टकराया, प्रोडक्ट बनाया, नहीं बनाया, रिबाउंस किया, सब इंक्लूड है इसमें। ये क्या है? टोटल कोलिजन पर सेकेंड पर इंडो वॉल्यूम, कल लिखाया था। और ये क्या है अभी? कोलिजन्स है ना, विच कैन क्रॉस एनर्जी बैरियर। ध्यान रखना, एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं, एनर्जी बैरियर तक पहुंच रहा है। विच कैन फॉर्म टीएस, ऐसे बोल सकते हैं, विच कैन फॉर्म, क्रॉस भी मत लिखो, विच कैन फॉर्म टीएस लिख दो, ज्यादा सही रहेगा। समझ में आया? जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे देख, ये 10⁻25 था और इतने फ्रैक्शंस हैं जो इनइफेक्टिव है। तो इफेक्टिव कितने हुए? एक तरह से 10⁻5। 1/10⁻20 इज द फ्रैक्शन विच कैन क्रॉस द एनर्जी बैरियर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इफेक्टिव कोलिजन्स कितने आए? 10⁻5। मेरी बात आ रही समझ में? कंसिडरिंग एनर्जी क्राइटेरिया, ये टोटल कोलिजन है, इफेक्टिव प्लस इनइफेक्टिव सारे। और पता है इसमें मोस्टली तो इनइफेक्टिव है, 99% क्या है? इनइफेक्टिव है। अब जैसे हमने देखा कि T1 या T2 पे कितना फ्रैक्शन है जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकता है, तो वो ये निकल के आया। अब बोलोगे ये कहां से आ गया सर? ये तो नहीं आया समझ में, नहीं है डेरिवेशन इसका, कुछ भी नहीं इसका पढ़ना है। सिर्फ आपको ये टर्म याद रखना है कि दिस रिप्रेजेंट्स, एनसीईआरटी ने जैसा लिखा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच कैन क्रॉस एनर्जी बैरियर या हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू ET। और मैं बताऊं ये भी कैसे आया है, डेरिवेशन वगैरह सब है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन एडवांस लेवल में भी नहीं पढ़ाते, डायरेक्ट आरएनएस दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन भी है उसका, मैं बताऊं। लेकिन अभी तुम्हें बस ये याद रखना है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का जो रिसर्च है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स के डेटा के बेसिस पे आ गया, बस इतना याद रखना है। क्लियर है? वो मैथ्स हमें आता नहीं तो हम अभी वो पढ़ेंगे भी नहीं और वो सिलेबस में भी नहीं चलेगा। यहां तक समझ गए? लिखो, इसको लिख लो, पहले जल्दी लिखो। लिखिए लिखिए, बातें मत कीजिए।
ध्यान रखना, मैंने जब कोलिजन थ्योरी शुरू किया था तो दो बैरियर के बारे में बात हुई थी। पहला बैरियर एनर्जी बैरियर था और उसी पे सब चल रहा है अभी, उसी हेडिंग के अंदर ये सारी बातें हैं, है ना। एनर्जी बैरियर आप देखो, नोट्स देखना, उसी के अंदर ये सारी बातें हैं। कोलिजन थ्योरी जब स्टार्ट हुआ था तो एनर्जी बैरियर के अंदर ये सारी बातें, उसी में हमने एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन पढ़ा, उसी पार्ट में हमने टीएस और इंटरमीडिएट में अंतर पढ़ा, बहुत सारे ग्राफ देखे, उसी में हम समझे कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा एनर्जी रखता है। कल बताया था ना, एक होमवर्क भी दिया था, टीएस और इंटरमीडिएट में डिफरेंस लिख के लाइए। क्या? अच्छा, कल ये भी बताया था वर्ल्ड का कोई भी रिएक्शन हो, रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में नहीं जाता, वाया ट्रांजिशन स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट प्लस इंटरमीडिएट से जाता है। यस नो? ट्रांजिशन स्टेट बनना कंपलसरी है, इंटरमीडिएट बन भी सकता है, लेकिन अगर इंटरमीडिएट बना है तो टीएस जरूर बना होगा। यस नो? हर एक इंटरमीडिएट के लिए 2 टीएस चाहिए। याद आ रहा है? हेमंस पॉस्टुलेट में कौन सा टीएस किसके जैसा दिखेगा? तो एक्सोथर्मिक में मैं बोला था टीएस ज्यादा रिएक्टेंट की तरह दिखेगा, रिएक्टेंट ना, और एंडोथर्मिक में टीएस ज्यादा कैरेक्टर किसका रखता है? प्रोडक्ट का। तो वो सारी चीजें रिवीजन का पार्ट है। नाउ सेकंड हो गया ओरिएंटेशन बैरियर। लिखो, इसमें थोड़ा सा जज्बात लिखेंगे पहले। ओरिएंटेशन बैरियर हेडिंग दिया, ओरिएंटेशन बैरियर। लिखो, all those molecules which can cross energy barrier if properly oriented, if all those molecules which can cross the energy barrier, if properly oriented, so as to facilitate, NCERT का लाइन है, so as to facilitate breaking of bonds between reacting species, if properly oriented, so as to facilitate breaking of bonds between reacting species and formation of new bonds to form product. फिर से रिपीट करूं, है ना, if properly oriented, so as to facilitate breaking of bonds between reacting species and formation of new bonds to form products, है ना, formation of new bonds to form product can be treated as total effective collision. अब जैसे T1 पे एक बात कर ले, T1 पे 50 मॉलिक्यूल था जो क्रॉस कर रहा था, अभी बताया था एग्जांपल में 50 थे T1 टेम्परेचर पे। फिर से एक बार ग्राफ में बैक जाओ, T1 पे कितने थे जो इफेक्टिव थे, जो क्रॉस कर रहा था एनर्जी पे 50 थे, राइट। वो 50 के 50 प्रॉपरली कोलाइड किया होगा ये जरूरी नहीं है, उस 50 में से सिर्फ हो सकता है 10 या 20 ऐसे होंगे जिसका ओरिएंटेशन भी सही हो। मेरी बात समझना, दे कैन ओनली फॉर्म प्रोडक्ट। अच्छा, T2 पे कितने थे? 150 क्रॉस कर रहे थे, लेकिन 150 इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो सकते। 150 क्रॉस कर रहे थे T2 पे, लेकिन जो प्रॉपरली ओरिएंटेड होगा वही प्रोडक्ट बनाएगा। तो इफेक्टिव कोलिजन डजंट मीन कि सिर्फ वो मॉलिक्यूल जो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर गया, ये पूरा इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, अभी भी नहीं है। अभी देखो, मैंने इफेक्टिव नहीं लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? कोलिजन विच कैन फॉर्म, इफेक्टिव नहीं लिखा है अभी।
अब देखो यहाँ पे ऐसा है कि सपोज ए और ए है, इस तरह से बॉन्ड है, और बी में भी इस तरह से बॉन्ड है, और ये इस तरह से टकरा रहा है। ये है प्रॉपर ओरिएंटेशन। जब ऐसा होगा तब जाके ये बॉन्ड टूट रहा होगा और यहां नए बॉन्ड बन रहे होंगे, लाइक दैट। ये है प्रॉपर ओरिएंटेशन, समझ रहे हो? इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होगा? देखो ये बॉन्ड टूट रहा है, ये दोनों, ठीक है, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब देखो यहाँ पे इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है? इस तरह से कोलाइड किया कि जस्ट रिबाउंस बैक हो गया। देखिए ए और यहां से बी और बी आया, ठीक है, इस तरह से कोलाइड किया तो यहां क्या होगा पता है? दोनों रिबाउंस बैक हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा और टीएस भी नहीं बनेगा। पता है इसकी औकात तो थी एनर्जी बैरियर क्रॉस करने की, इसकी औकात तो थी, बट प्रॉपर ओरिएंटेशन की वजह से रिबाउंस बैक हो गया। मतलब T1 पे जो 50 मॉलिक्यूल थे ना, उसमें से हो सकता है 10-20 इस डायरेक्शन से आया होगा, टीएस बना, प्रोडक्ट भी बना, बाकी इस डायरेक्शन से आया। T2 पे 150 थे, 150 में हो सकता है 50 इस डायरेक्शन से आया होगा, बाकी रिबाउंस बैक हो गया। मेरी बात आ रही समझ में? बोलो। अब यहां पे बोलते हैं आफ्टर कंसिडरिंग ओरिएंटेशन बैरियर 2, देखो ओरिएंटेशन बैरियर 2, तब जाके नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या होगा? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन अगर दोनों ही कंसिडर कर लिया तो टोटल कोलिजन कितना था? जेड उसमें से कितनी की औकात थी एनर्जी बैरियर क्रॉस करने की? दिस इज द हैविंग, है ना, जो क्या क्रॉस कर पा रहा था। और यहां पे एक नया फैक्टर आएगा, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर। एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा है ना, टू अकाउंट, यहां पे लिख रहे हैं टू अकाउंट द इफेक्टिव कोलिजन अनदर फैक्टर पी बोल रहे हैं यहां पे, called the probability or steric factor is introduced. It takes into account the fact that in a collision molecule must be properly oriented along with energy greater than EA. एंड लास्ट में इफेक्टिव कोलिजन किसके बराबर? देखो F1 F2 जो वहां समझा रहे थे ना, तो अभी F2 को ही मैं P बोल रहा हूं यहां पे, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक फैक्टर। मेरी बात समझ रहे हो? समझना, T1 पे 1000 मॉलिक्यूल लिया था, 950 बस कोलाइड कर रहा है, वो तो टीएस तक पहुंच भी नहीं पा रहा है, ओरिएंटेशन छोड़ो। T1 टेम्परेचर से 50 मॉलिक्यूल थे जो टीएस बना सकता है, उसमें भी से 10-20 ने ओरिएंटेशन भी सही रखा, समझ में आए? T2 पे 1000 मॉलिक्यूल में 150 सिर्फ ऐसे थे जो टीएस तक पहुंच सकता था, उसमें भी हो सकता है सिर्फ 50 ही ओरिएंटेशन सही रखा होगा। तो देख रहे हो T1 पे 950 तो ऐसे ही बेकार है, और अरे समझ रहे हो, T2 पे 850 बेकार है। मेरी बात आ रही समझ में? तो एग्जैक्टली ये लाइन भी जो एनसीईआरटी का है वो लिखेंगे हम लोग। ये डायग्राम पहले बनाओ, फिर मैं बताता हूं क्या लिखना है। जल्दी लिखिए, टॉपिक अब लास्ट पे ही है। लिखिए, एनसीईआरटी का लाइन है, टू अकाउंट फॉर इफेक्टिव कोलिजन, another factor P called probability or steric factor is introduced. To account for effective collisions, another factor P called probability or steric factor is introduced. Another factor P called probability or steric factor is introduced, full stop. It takes into account the fact that it takes into the account the fact that it takes into account the fact that in a collision molecule must be properly oriented. Molecule
मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड। अब वो पार्ट लिख सकते हो, ये वाला पार्ट पूरा ही लिख सकते हो, दैट इज, फिर यहां पे ये लिख दो पूरा, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड। ठीक है, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड। ठीक है, नाउ एक और लाइन एनसीईआरटी में है, वो लाइन भी मैं बोल देना चाहता हूं, लिखिए, thus in collision theory, activation energy and proper orientation of molecules, thus in collision theory, activation energy and proper orientation of molecules together determine the criteria for an effective collision and hence rate of reaction, बोर्ड पे थोड़ा ध्यान देंगे, एंड हेंस ऑफ, देखो आप बताओ, रेट लॉस से, डिफरेंशियल रेट लॉस से रेट क्या लिखते थे बच्चे, के ए का पावर एक्स बी का पावर वाई ऐसे लिखते थे, बोलो। अकॉर्डिंग टू, इधर इधर सब लोग, लास्ट लाइन है, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी रेट क्या लिखेंगे पता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, क्योंकि ऐसे भी नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम है, और कोई भी पर यूनिट टाइम है तो रेट ही है ना। तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी रेट का एक नया एक्सप्रेशन आया, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, और ये एक्चुअल में किसके बराबर है, जेड ए बी इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी इंटू क्या, ये अलग से इंटू है ना, यहां पे पी लगा सकते हैं, चलेगा। ये कौन सा है, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी, स्टेरिक फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, और ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो कभी हमने कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे ये एक्सप्रेशन देखा रेट का, और टेम्परेचर के बेसिस पे ये देखेंगे। अब बताओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पता है ये फ्रैक्शन ना बढ़ेगा, क्योंकि यहां पे इनवर्स में है ना नीचे। तुम बताओ, ये ग्राफ में बताओ, ओरिएंटेशन चलो ठीक है, वो तो अलग फैक्टर है, लेकिन यहां पे बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होने वाला है, ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी क्या होगा, ये फ्रैक्शन बढ़ेगा बच्चे, एंड फिर क्या बढ़ जाएगा, इफेक्टिव कोलिजन। कोई बोले कोलिजन थ्योरी के हिसाब से रेट का एक्सप्रेशन बताओ, तो सिंपली बोल देना रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, एंड यू नो दैट इफेक्टिव कोलिजन किसके बराबर होता है, फिर से लिख देता हूं, किसके बराबर, इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर इनटू एनर्जी फैक्टर। अभी जो लाइन लिखा है एनसीईआरटी का, आप देखो उसको पढ़ो, समझ में आएगा क्या लिखा है। 10 इन कोलिजन थ्योरी एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, है ना, ऑफ मॉलिक्यूल्स टुगेदर डिटरमाइन द क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव कोलिजन एंड हेंस रेट ऑफ रिएक्शन। कोई बोले कोलिजन थ्योरी के हिसाब से रेट का एक्सप्रेशन, तो ये लिख के आ जाओ, ये सेम एक्सप्रेशन एनसीईआरटी के सबसे लास्ट लाइन में लिखा है, यहाँ पे इसने कलर भी करके रखा है। इसका लास्ट पेज जो है बच्चे, एक बार, ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें कोलिजन थ्योरी का क्या है, लिमिटेशन है, वो भी पढ़ा है। लिमिटेशन है कोलिजन थ्योरी, क्या लिमिटेशन है इस थ्योरी में, क्या एजम्पशंस है ऐसा जो सही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल वो पढ़ लेना है, एक भी लाइन नहीं छोड़ना है। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं आर्हेनियस इक्वेशन की तरफ। पूरी बात आ गई समझ में। ये कौन सा, टोटल कोलिजन कितना, 10⁻²5, ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर, और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर नहीं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बताया था ना, 10⁻25, ये 1/100, ये 1/10⁻20, तो इफेक्टिव सिर्फ 10⁻3 आया था।
मैं बताऊं बच्चे, ये जो है ना, ये जैसे केमिस्ट्री हर बार लाइफ से कनेक्ट होता है, और अभी देखो लाइफ से यहाँ कनेक्ट होगा, है ना। ये तो चलो ठीक है, थ्योरी है, काइनेटिक्स है, कि लाइफ से कैसे कनेक्ट होगा मैं बता देता हूँ। अभी जैसे नीट एग्जाम का ही बात करूं, सब इंसान है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पास भी थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर, मतलब नीट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना। सब कर सकते हैं, क्योंकि सब इंसानी है, सबके पास इंसानी दिमाग है। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहां पर है? ओरिएंटेशन में। अभी से जो 170 दिन है या 165 दिन जो भी है, मैं बताऊं, कुछ लोग ना, कुछ लोग जो है एग्जाम के जस्ट एक महीने पहले सुधरते हैं, और उस समय एक एक मिनट का टाइम यूज करते हैं, खाने के समय, बैठने के समय, इधर उधर जा रहे हैं, इवन वॉशरूम भी जा रहे हैं, बुक लेके जा रहे हैं, चलता ही है। मैं बता रहा हूं लास्ट का एक महीने में कि नहीं, किसी किसी तरह से हमें। और एक चीज उम्मीद लगाओ कि जस्ट जैसे मान लो माइनर है, उसके एक दिन पहले का पढ़ाई सोचो, कितना शानदार पढ़ाई होती है। मतलब 3 घंटे में 200-300 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, वहां पे डायरेक्शन बड़ा अच्छा हो जाता है। एनर्जी तो तुम ही थे ना, तुम एग्जाम के पहले बदल गए रातों रात, ऐसा क्या कर दिया तुमने। तो अभी 170 दिन जो भी है, अगर आपने हर टाइम को यूज किया, डायरेक्शन एकदम सही रखा, एक भी नेगेटिविटी नहीं, तब भाई क्रॉस होगा एनर्जी बैरियर, अदरवाइज कोलिजन इनएफेक्टिव हो जाएगा। समझ गए? मैं फिर बोल रहा हूं, पोटेंशियल वाइज, एनर्जी वाइज, एवरीबडी इज सेम। ओरिएंटेशन सबका सही नहीं है ना। ओरिएंटेशन सही में सबका सही नहीं है, और अभी सुधरने का टाइम है। लास्ट का एक महीने में सुधर के नहीं कुछ कर पाएगा नीट के लिए, राइट नाउ द टाइम। मैं फिर बोल रहा हूं, अभी से डिसिप्लिन में आ जा। कुछ लोगों के लिए बोला था सुबह 2 घंटे पढ़ने के लिए, 1-2 दिन मैसेज आया, फिर आता ही नहीं। ठंडी आ गई ना अब, सो फिर मजे करो। हाँ, ओके। नाउ लिखिए आरएनएस इक्वेशन, हेडिंग दो, आरएनएस इक्वेशन। देखो, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं वो एनर्जी भी नहीं है, मतलब नहीं लगता कि वहां तक जा पाएंगे, ये फीलिंग आना। और कुछ लोगों को ऐसे फीलिंग आ रहा है कि नहीं हम सुधर नहीं पा रहे, आलसी हैं हम, उनको ये फीलिंग आता है कि नहीं मैं अगर सच में पढ़ दूं ना 170 दिन, तो डेफिनेटली हमारा अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि नहीं यार अभी भी मतलब वही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती। तो ये प्रॉब्लम बेसिक्स का है, ये समझो। तुम्हारे पास भी वो एनर्जी है, लेकिन तुमने बेसिक्स अच्छे से नहीं किया, उसकी वजह से दिक्कत है। मेरी बात समझना, एनर्जी में कोई डाउट मत करो कि हाँ मुझसे नहीं हो पाएगा। समझ गए? और रिपीटर बैच में तो मुझे लगता है कि सबके पास वो एनर्जी होता है, क्योंकि 11-12 ठीक ठाक पढ़ के आए होते हैं। और यहाँ जब चीजें रिपीट होती है तो ऐसा भी नहीं होगा चीजें नहीं आएगी समझ में। अगर समझने के अंदाज में बैठे हो तो एकदम समझ में आते हैं चीजें, लेकिन वो डिसिप्लिन पूरा रह जाए, डायरेक्शन सही रह जाए, ये बहुत कम लोगों के पास है। आलस एकदम छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके। आरएनएस इक्वेशन लिखो, एक्चुअल डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट with temperature is given by Arrhenius. Actual dependency of rate constant with temperature is given by Arrhenius. Actual dependency of rate constant with temperature is given by Arrhenius. आपको ध्यान में होगा कि मैंने K के बारे में क्या बोला था, पर 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर K इंक्रीजेस 2 to 3 टाइम।
एक्चुअल में मान लो हमने 10 डिग्री नहीं बढ़ाया, हमने 2 डिग्री बढ़ाए, तब के कितना से बढ़ेगा, ये हमें गेस करना पड़ेगा ना। फिर वहां से वो एक्चुअल फंक्शन तो नहीं है ना। वहां पे जो इक्वेशन आया था बच्चे, के फाइनल बाई के इनिशियल न्यू टू द पावर T2 माइनस T1 बाई 10, इससे ये नहीं पता चलता कि एग्जैक्टली किस टेम्परेचर पे क्या होगा। हम बस 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट का क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। आर्हेनियस ने पूरा रिसर्च किया और उसने बोला कि किसी भी रिएक्शन का ए से बी के टेम्परेचर टी पे के क्या होगा, तो उसने पूरा इक्वेशन ही दे दिया, के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यही आरएनएस इक्वेशन है। मतलब यहां पे हमें रेशियो मिल रहा था जो लास्ट सेशन का डिस्कशन था। अभी का डिस्कशन ये है कि ए से बी अगर कोई रिएक्शन है, वेदर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर से डजंट मैटर, टेम्परेचर टी पे उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, ए ई टू द पावर। और अब ये ई ए क्या है, ऑब्वियसली इस रिएक्शन का कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी होगा बच्चे। ए से बी डायरेक्ट तो गया नहीं, हमने कोलिजन थ्योरी में पढ़ा है एक्टिवेशन एनर्जी, समझ गए। तो इस इक्वेशन में के क्या है, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ए है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, मोस्टली ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी ही होता है। ये है एक्टिवेशन एनर्जी, टी है टेम्परेचर इन केल्विन, एंड आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, लिख के रखो। अच्छा, फिर से इसका डेरिवेशन आपके स्कोप में नहीं चलेगा। यहां से क्या मिल रहा था, लास्ट क्लास से डिस्कशन से क्या मिल रहा था, रेशियो ऑफ रेट। अभी के डिस्कशन से आरएनएस ने क्या बता दिया हमें कि एग्जैक्ट किस टेम्परेचर पे रेट क्या होगा। यहां पे ना अगर तुम्हें 30 डिग्री पे रेट चाहिए तो यहां 30 पुट करो, मतलब 303। 1 डिग्री सी पे रेट चाहिए तो यहां पे तुम 274 पुट कर दो। हमेशा टेम्परेचर किस में रखना है, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मोस्टली इस कैलकुलेशन में 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लेना, या फिर 2 कैलोरी पर मोल भी ले सकते हो कभी कभी, अगर आंसर तुम्हें कैलोरी में चाहिए तो। 8.310 वो सब नहीं लेना है, 0.82 वो नहीं लेना है। इस कैलकुलेशन में यही आर लेना है। एंड हो सकता है कि इस पे सवाल आ जाए। इस साल शायद इस पे नहीं आया था, लास्ट ईयर इस पे आया था सवाल। लास्ट ईयर आरएनएस पे आया था नीट में, आप देख लेना लास्ट ईयर का पेपर। इस साल आया था, 3 क्वेश्चन आए, इंटीग्रल वगैरह से आ गया है ना। एक तो ग्राफ वाला आ गया था और 2 क्वेश्चन दोनों हमने कराया है क्लास में। अच्छा, अब ग्राफ वाला भी क्वेश्चन आज कर सकते हैं हम लोग क्लास में, क्योंकि ग्राफ हो रखा है अभी, ठीक है। क्या लिखा, एक्चुअल डिपेंडेंसी ऑफ के, है ना, ऑन टेम्परेचर इज गिवन बाय आरएनएस। यहां पे लिखो केस 1 लिखना बच्चे, किसी रिएक्शन का अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तो के ए के बराबर हो जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है के का वैल्यू बताओ जब एक्टिवेशन एनर्जी, हालांकि ऐसे रिएक्शन बहुत रेयर है। कल होमवर्क भी दिया था कि कुछ ऐसे रिएक्शन पता करके आओ जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी 0 है। और एक क्वेश्चन जो आया था लास्ट टू लास्ट ईयर एसेशन रीजन का, वो भी होमवर्क था, है ना। दूसरा, पता है अगर आप टेम्परेचर इंफिनिटी ले लेते हो, इनफाइनाइट टेम्परेचर, तब के क्या मिलेगा सोचो। जैसे यहां इंफिनिटी रखोगे, समथिंग टू द पावर इंफिनिटी, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो e टू द पावर 0 क्या, 1। फिर से के किसके बराबर हो गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है के बिकम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर व्हेन, तो 2 कंडीशन है, जब एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाए। हालांकि पहला वाला एग्जांपल कम है, ऐसे बहुत कम ऐसे रिएक्शन है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाए। अरे ऐसा नो, वही वो एसेशन रीजन देखो क्या लिखा है उसमें, फॉल्स लिख दिया है, टेंडिंग टू 0 होते हैं, समझ गए ना। कौन से रेडिकल रिएक्शंस में बोला था, आयनिक प्रेसिपिटेशन, वो सब, फोटोकेमिकल रिएक्शन। लेकिन कहीं भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि बिना एक्टिवेशन से रिएक्शन हो जाएगा, थोड़ा भी लगेगा, लगेगा जरूर। वो स्टेटमेंट याद है क्या,
किधर है पेपर में है, क्या था स्टेटमेंट एग्जैक्टली? हाँ, इसमें ऐसा है कि ए रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, और बोल रहा है मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स so that their energy become equal to threshold is called activation energy. ये तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? लेकिन अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया बच्चे कि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है, तब क्या क्या होगा, तो क्या बोल देना है? समझ गए? अच्छा एक चीज और, ये हमेशा फ्रैक्शन होता है, दिख रहा है ये क्या होता है? तो के मैक्सिमम किसको अटेन कर सकता है? ए को। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के? तो यहां जो ए के बारे में लिखा ना, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, वहीं पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं इट कैन बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के ऑल्सो। इट कैन बी, इसके बारे में क्या लिखा? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, वहीं पे लिख लो इट इज ऑल्सो इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के, एंड ऑल्सो इट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी कभी कभी बोलते हैं, जेडेबी। ये क्या बोलते हैं? कोलिजन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के। इट इज ऑल्सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के, इट इज ऑल्सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, बहुत सारा नाम है इसका, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आर्हेनियस कांस्टेंट। हाँ, आर्हेनियस कांस्टेंट, और क्या नाम है? जैसे होता है ना फिजिक्स में, ऐसे बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों सेम है कि नहीं? हाँ, ये तो के को बोल रहे हैं ना, वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, सब के को बोलते हैं। उसी तरह ए को क्या क्या बोलते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के, और आर्हेनियस फैक्टर या आर्हेनियस कांस्टेंट, ये सब नाम है इसका। ये तो हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी, इसका दो तीन नाम नहीं, ये हमेशा क्या एक ही नाम है, क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा केस 3 बताओ बच्चे, 0 केल्विन अगर ले लेते हो तो क्या? अगर 0 केल्विन ले लेते हो तो के क्या मिलने वाला है? देखना, ध्यान देना, के इज इक्वल टू क्या लिखे? ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर इंटू 0, आर टी था ना। अब बताओ समथिंग बाई 0 क्या हो गया? ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी आ जाएगा क्या? देखो यहां तो माइनस है, लेकिन ये सॉल्व करके कितना आएगा? ये हमेशा पॉजिटिव होता है। नो रिएक्शन इन दिस वर्ल्ड हैविंग नेगेटिव एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है? एक्टिवेशन चाहिए चाहिए, तो ये नेगेटिव है नहीं। एक्टिवेशन मान लो 5000 है, 5000 बाई 0 इंफिनिटी हो गया, और सामने माइनस है तो माइनस इंफिनिटी हो गया। इसको क्या लिख दोगे? ए ई टू द पावर इंफिनिटी। इसको क्या लिख दोगे? ए बाई इंफिनिटी। इसको क्या लिख दोगे? 0। तो कोई पूछे 0 केल्विन पे के का वैल्यू बताओ, 0। और इनफाइनाइट टेम्परेचर पे और एक्टिवेशन एनर्जी अगर 0 है तो डायरेक्ट एक ग्राफ मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं, के वर्सेस टी ग्राफ। के वर्सेस टी ग्राफ, कभी कभी पूछा जाता है रेट कांस्टेंट वर्सेस टी ग्राफ बताइए, है ना? तो मोस्टली टी यहां पे ध्यान रखना 0 केल्विन में लिया हुआ है। कौन से स्केल में? केल्विन में। तो ऐसा चलेगा। मैक्सिमम किसको अटेन करेगा? इनफाइनाइट टेम्परेचर के बाद। और 0 केल्विन पे क्या दिखाएगा? 0 केल्विन पे, अच्छा कभी कभी ना जेई मेंस में आजकल इस तरह का ट्रेंड हो गया है कि यहाँ तो के लिखा है बट यहाँ टेम्परेचर में डिग्री सी लिख देता है, थोड़ा सा चीजें बदल देता है। तो डिग्री सी, 0 डिग्री सी मतलब 273 पुट करना पड़ेगा इस इक्वेशन में। 0 डिग्री सी मतलब यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा? 273। तो कहीं यहां से स्टार्ट होगा ऐसा, ऐसा 0 से स्टार्ट नहीं होगा। समझ गए क्या बदल रहा है? क्लियर है? अगर नीचे डिग्री सी लिखा है तो 0 डिग्री सी मतलब इस इक्वेशन में क्या रखना पड़ेगा? 273। तो सॉल्व करके कोई वैल्यू आएगा ना 0 डिग्री सी पे, तो वो वैल्यू के का वैल्यू 0 डिग्री सी पे ये कर दो, और बाकी फिर टेम्परेचर अगर डिग्री सी में बढ़ रहा है तो केल्विन में भी बढ़ रहा होगा तो के बढ़ेगा। बोलो। अच्छा यहां से देखो एग्जैक्ट लॉजिक समझ में आया। के बढ़ रहा है तो रेट बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है यहाँ पे दिख रहा है आपको? आरएनएस के हिसाब से बताओ ये क्या बढ़ रहा है? के। और के बढ़ रहा है तो रेट किस पे डिपेंड करता है? बोलना, एक्स वाई ऐसे लिखते हैं कि नहीं डिफरेंशियल रेट लॉ में?
तो नहीं लगता ये भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा के बढ़ा तो रेट बढ़ गया। और इसीलिए पहला लाइन क्या लिखा दिया था, वर्ल्ड का कोई भी रिएक्शन हो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बोलो, डायरेक्ट मैंने के वर्सेस टी ग्राफ भी बना दिया। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, दो तीन तरह का इक्वेशन है इसमें जिसको हमें करना चाहिए। डन, यहां तक लिख लिया। देखिए आगे बढ़े सब लोग। K इज इक्वल टू क्या लिख दिया है, K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, दोनों तरफ ln लिख रहे हैं, इसको फिर लिख देंगे ln a प्लस ln ई टू द पावर ए बाई आर टी। इसको ये बाहर आ जाएगा, पहले इसको लिख देता हूं, माइनस ए बाई आर टी ln e प्लस ln a, और ln e टू द बेस e 1 ही होता है, तो इसको ए बाई आर इंटू 1 बाई टी प्लस ln a, ये हो गया ln k। ये एक इक्वेशन है जिसमें बेस ई पे भी ग्राफ प्लॉट कर देते हैं और एक बार बेस 10 पे भी प्लॉट कर देंगे, क्योंकि दोनों ग्राफ है ln k वर्सेस 1 बाई टी ग्राफ, ln k वर्सेस, तो ये इस पूरे को हम y मान रहे हैं, 1 बाई टी को, इसको स्लोप 1 बाई टी को x और लॉन इसको c, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप तुम्हारा क्या है, नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो ऐसा ग्राफ बना दो। ये तुम्हारा पूरा वैल्यू किसके बराबर है, ln a के बराबर, और इसका जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से थीटा बनेगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू लिखोगे माइनस ए बाई आर। ये ग्राफ भी एनसीईआरटी में है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, इसी को चेंज करते हैं बच्चे, दोनों तरफ बेस चेंज करते हैं, तो इसको लिखोगे 2.303 लॉग के, यहां माइनस ई ए बाई आर ही रहेगा, 1 बाई टी प्लस 2.303 लॉग ए। अब 2.303 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो तो मिल जाएगा लॉग के, अब बेस हर जगह 10 है, यहां पे क्या मिलेगा, माइनस ई ए बाई 2.303 आर, 1 बाई टी अलग से रख रहा हूं, प्लस लॉग ए। तो ये इक्वेशन भी याद रखना है, हालांकि हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे करेंगे, ये वाले से नहीं करेंगे, बेस सी पे नहीं, बेस 10 पे क्वेश्चन करते हैं। तो इसका अगर ग्राफ बनाना हुआ तो क्या बनेगा ग्राफ, इसका अगर ग्राफ बनाना होगा तो क्या बनेगा, सेम ग्राफ होगा, है ना, लॉग के वर्सेस 1 बाई टी, फिर से वही बात हो गई, इसको हमने y माना, ये स्लोप है, ये पूरा x है, और ये इंटरसेप्ट y इक्वल टू mx प्लस सी अभी भी है, ग्राफ ऐसा दिखेगा। अभी यहां पे जो इंटरसेप्ट है log a, देख रहे हो पहला ग्राफ में इंटरसेप्ट ln a है, और यहां पे अभी स्लोप जो होगा, है ना, जो थीटा बनेगा यहां पे माइनस ए बाई आर टी, नहीं बस इतना,
देखो जैसे मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया था और आपको बोला था एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, उसी तरह काइनेटिक्स में भी बोल देता हूँ एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। एनसीईआरटी का सब क्वेश्चन कर लेना एक्सरसाइज, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस किए थे, फैराडेज वाले एंड वो सारे इलेक्ट्रोलिसिस वाले, ठीक है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही कर रहे हैं। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन K is equal to 4.5 into 10 raised to 11 second inverse into e to the power minus 2800 K by T। बोल रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन ये इक्वेशन फॉलो करता है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। बस ये दिया हुआ है, आपको ऑर्डर भी बताना है और एक्टिवेशन एनर्जी भी बताना है। एनसीईआरटी का सवाल है ऑर्डर क्या होगा, और एक चीज याद रखना, जो K का यूनिट होगा वही यूनिट प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का होगा, या जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का यूनिट है वही यूनिट K का होगा। ये वाला पार्ट तो आपस में कैंसिल हो रहा है, यूनिट इधर आपस में यूनिट कैंसिल, तो ये यूनिटलेस है इसके लिए, समझे। तो इसको आरएनएस से कंपेयर करो, आरएनएस क्या लिखोगे, ए e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी लिखोगे। जस्ट कंपेयर करो, a इक्वल टू कितना लिख दोगे, 4.5 इंटू 10 रेज टू 11 सेकेंड इनवर्स। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कितना हो गया, और यहां पे माइनस ए बाई आर टी कितना है और उधर कितना है, सॉरी 1 बाई टी कितना है, यहाँ पे माइनस 28,000 राइट, और यहाँ पे 1 बाई टी का कोफिशिएंट क्या है, 1 बाई टी का कोफिशिएंट माइनस ए बाई आर है। गौर करो यहाँ पे 1 बाई टी का कोफिशिएंट क्या है, 1 बाई टी का कोफिशिएंट इस केस में क्या है, ये तो केल्विन है ना, माइनस 28,000 बाई बस माइनस 28,000, और यहाँ पे 1 बाई टी का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ए बाई, तो इन दोनों को कंपेयर कर दोगे तो कितना लिख दोगे, 28,000, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना मिलेगा 28,000 इंटू 8.314। अब ये सॉल्व कर लोगे, जूल में आएगा, ठीक है, किस में आएगा, फिर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ना ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है उसमें कैलकुलेशंस है, मैं बताऊं, है ना, तो इस तरह के कैलकुलेशंस करने की आदत भी होनी चाहिए। बोलो, देखो जो गिवन इक्वेशन था ना उसको आरएनएस इक्वेशन से कंपेयर कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही कर रहे हैं, क्या वो है, किसी ने सॉल्व किया, कितना आ रहा है, 28,000 इंटू 8.314, 8.314 को 25/3 लेते हैं राइट, तो वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, एक मिनट करते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है कि H2O2 डिकम्पोज हो रहा है, और इसका जो K है H2O2 का डिकम्पोजिशन का K ऐसा लिखा है, log K is equal to 14.34 minus 1.25 into 10 raised to 4 Kelvin into 1 by T. For the decomposition of hydrogen peroxide, this equation is valid. बातें नहीं, for the decomposition of hydrogen peroxide this equation is valid. तो फिर से वही है कि what can be the activation energy.
क्वेश्चन क्या है समझ गए? 3.29 एनसीईआरटी का सवाल है, 27 है, सॉरी वो 26 था। हाँ, इसके लिए ये क्वेश्चन वैलिड है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा आपको मैं बता दूं। अभी जो इक्वेशन लिखा था जिसका ग्राफ वहां पर भी है, वो क्या लिखा था? log k माइनस ई बाई आर, सॉरी 2.303 ना, 2.303 आर इंटू 1/t, याद आ रहा है, प्लस log a। ध्यान रखना यहां पे 1/t का कोफिशिएंट ये है और यहां 1/t का कोफिशिएंट ये है, तो ये दोनों मैच हो जाएगा, और यहां log a और ये दोनों मैच हो जाएगा, समझे? तो जस्ट कंपेयर एंड यू विल गेट द एक्टिवेशन एनर्जी। किसको किसको कंपेयर करना है? यहाँ 1/t का कोफिशिएंट कितना है? पहले इस इक्वेशन में जो एक्चुअल इक्वेशन है उसमें कितना है? ये बाई 2.303 आर, और इधर कितना है? माइनस 1.25 इंटू 10⁴। अच्छा, एक क्विक कैलकुलेशन के लिए एग्जाम में 2.303 इंटू 8.314 ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? एक क्विक कैलकुलेशन के लिए याद कर सकते हैं कोई? 19 पॉइंट। अगर ऑप्शंस में बहुत गैप होगा ना तो इसको 20 भी ले लेना। चारों ऑप्शन में बहुत सारा गैप होगा ना तो इसको अप्रोक्सीमेटली 20 ले लेना, अदरवाइज 19 तो होता है। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्टिवेशन, माइनस माइनस कैंसिल, एक्टिवेशन जी कितना आ गया? 1.25 इंटू 10⁴ इंटू 2.303 इंटू 8.314। ध्यान रखना ये जूल में आएगा, डायरेक्ट किलो जूल में नहीं, फिर 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में रखना पड़ेगा। एक लॉग वाला इक्वेशन दिया था जिसको लॉग वाले इक्वेशन से कंपेयर कर दिया, और इस वाले क्वेश्चन में क्या था? डायरेक्ट के का इक्वेशन दिया था जिसको के वाले इक्वेशन से कंपेयर कर दिया। बोलिए, कर पाएंगे सब लोग? देखो लास्ट टू लास्ट ईयर या लास्ट ईयर ही जो जिस इक्वेशन पे क्वेश्चन आया था वो इक्वेशन अभी डिराइव करना पड़ेगा हमें। log k2 by k1 ए बाई 2.303, वो इक्वेशन याद है? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आरएनएस इक्वेशन। लिख के रखिए उसको जल्दी से दोनों क्वेश्चन। यहां पर कुछ लोग डिफिकल्टी क्या फेस करेंगे? कैलकुलेशन, कंपैरिजन, बाकी कंसेप्ट में उतना दिक्कत नहीं आती, लॉग को लेके डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ए से बी T1 टेम्परेचर पे हो रहा है, रेट कांस्टेंट K1 है, या फिर ऐसे ही पूरा लिख देता हूं A2 B2, मान लो 2AB बना रहा है लैब 1 में। लैब 1 में A2 B2 रिएक्ट करके 2AB बना रहा है, टेम्परेचर T1 है। लैब 2 में A2 B2 रिएक्ट करके फिर से 2AB बना रहा है, टेम्परेचर T2 है, और यहां रेट कांस्टेंट K2 है। एक एजम्पशन है इस इक्वेशन में कि टेम्परेचर ड्रास्टिकली भी चेंज कर रहे हैं, मतलब ड्रास्टिकली चेंज करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी बदल जाएगा, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि टेम्परेचर चेंज तो हो रहा है बट एक्टिवेशन एनर्जी दोनों रिएक्शन के लिए सेम है। मतलब T1 पे A2 B2 को जितना एनर्जी चाहिए TS बनाने के लिए, T2 पे भी A2 B2 को उतना ही एनर्जी चाहिए। आई एम कंसिडरिंग सेम एक्टिवेशन एनर्जी क्योंकि दोनों रिएक्शन तो सेम है। यहां कंबशन अगर मान लो एलपीजी और O2 का हो रहा है तो यहां भी कंबशन क्या हो रहा है? एलपीजी O2 का ही हो रहा है। मेरी बात आ रही समझ में? मान ले कि किचन का टेम्परेचर 10 डिग्री सी है, तो वहां वो लाइटर से कंबशन हो रहा है, और कहीं पे किचन का टेम्परेचर 35 डिग्री सी है, वहां भी उसी लाइटर से स्टार्ट हो जा रहा है कंबशन। मतलब दोनों केस में एक्टिवेशन कितना देना पड़ा? सेम। मैं ऐसे बोल रहा हूं, ऑल्दो एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अच्छा, दोनों जगह पे रिएक्शन सेम है, अदर सारे कुछ सेम है, सिर्फ क्या बदल रहा है? टेम्परेचर। तो यहां पे आरएनएस इक्वेशन से K1 कितना बोल देंगे? A e टू द पावर
EA बाय RT1। दोनों रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन जी क्या माना मैंने, अलग नहीं माना, क्या माना है, सेम। लेकिन क्या दोनों रिएक्शन का के भी सेम होगा, टेम्परेचर अलग अलग है। दोनों सेम रिएक्शन है बट डिफरेंट टेम्परेचर पे, ये तो पढ़ा ही है, डिफरेंट टेम्परेचर पे सेम रिएक्शन की के बदल जाती है। तो इसका K1 हमने आरएनएस के हिसाब से ये लिख दिया, इसका K2 लिख देंगे e टू द पावर EA बाय RT2। क्या कर रहे हैं समझ, अच्छा दोनों के लिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी सेम लिया है क्योंकि रिएक्शन सेम है, सारे फैक्टर सेम है। अब यहां से जैसे डिवाइड करोगे K2 बाई K1 क्या मिलेगा, A e टू द पावर माइनस EA बाई RT2 डिवाइड बाई A e टू द पावर माइनस EA बाई RT1। अब यहां से A कैंसिल हो जाएगा और पूरा सॉल्व करके डायरेक्ट में लिख देता हूं, क्या आ जाएगा जी, log K2 बाई K1 कितना, EA बाई 2.303 RT, सॉरी R बस यहां रहने दो, 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आरएनएस इक्वेशन है जिसको दो डिफरेंट टेम्परेचर पे आप लगा सकते हैं। ध्यान रखना T1 पे रेट कांस्टेंट K1 है इस इक्वेशन में, और T2 पे रेट कांस्टेंट K1 है, K2 है जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये इक्वेशन पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था और वो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, एग्जैक्टली यही सवाल था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, ऐसा वर्ड था वहां पे, आप देख लेना क्वेश्चन, वो अगर लिखा हुआ है किसी के पास तो देखो, है क्या लास्ट ईयर पेपर, ओरिजिनल पेपर है किसी के पास लास्ट ईयर वाली, 25 का नहीं 24 का। बातें नहीं, हाँ हाँ देखो यहाँ पे है 2024 का सवाल है, मॉड्यूल में है, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सी टू 57। सिर्फ उस क्वेश्चन में ना मैं बताऊं जो एनसीईआरटी में आया और यहाँ पे क्या अंतर है, मैं बताऊं यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में दिया है एनसीईआरटी में 293 से 313, एनसीईआरटी में केल्विन में टेम्परेचर दिया है, T1 293 एंड T2 317 दिया है, 13 है सॉरी। लेकिन जो नीट में आया उसमें देखो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सी टू 57 डिग्री सी, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। log 4 का भी डेटा दिया है, R का भी डेटा क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो सेम क्वेश्चन इससे कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन जो 2000 में आया है 2024। मैं बताऊं नीट का ही सवाल है, मतलब एनसीईआरटी का ही सवाल है, बस डेटा थोड़ा टेम्परेचर बदल दिया। क्या करना पड़ेगा आपको, क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, टेम्परेचर कहां से कहां कर दिया, 27 से 57, 20 डिग्री का चेंज है देखो ना, पर 10 डिग्री 2 से बढ़ता है। अच्छा रेट अगर 4 गुना हो रहा है तो रेट कांस्टेंट भी, तो यहां पे K2 log K2 बाई K1 क्या बोलेंगे, 4:1। मतलब अगर T1 पे K है तो T2 पे 4K हो जाएगा, और यहां क्या पुट करेंगे, EA 2.303 R, यहां थोड़ा सा केयरफुल रहना, डिग्री सी में मत रख देना, यहां 300 रखना पड़ेगा। लो टेम्परेचर पहले 27 डिग्री सी माइनस 57 कितना हो जाएगा फिर, 330 हो जाएगा क्या, अच्छा 30 डिग्री से बढ़ाया फिर तो ठीक है। अब इसको सॉल्व करके एनी हाउ log 4 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था, log 4 गिवन था, है ना, R का वैल्यू भी गिवन था, और मैं बताऊं, एक मिनट, ऑप्शंस कैसे हैं ध्यान रखना, एक ऑप्शन है 38.04, एक ऑप्शन है 380.4, मतलब समझ रहे हो, 34 फिर 380, तो ऑप्शन में लार्ज गैप है, एक ऑप्शन है 3.8 और एक ऑप्शन है 3804। तो मुझे लगता है इतना सारा ऑप्शन में गैप है कि क्विक कैलकुलेशन में इसको 20 लेके सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए। तो log 4 कितना लिख दें, 0.6, और इधर कितना EA रहने देते हैं, इधर कितना 20 रख दें, क्विक कैलकुलेशन, इधर कितना 30 बाई
300 इंटू 330, 300 बाई 330। अब बताओ ये कितना आ जाएगा? ये इक्वल टू 0.6 इंटू 300 इंटू 330 इंटू 20 डिवाइड बाई 30। करो, कैंसिल करो, देखो बताओ कितना आएगा। और मैं पता है एजम्पशन क्यों लिया इसको मैंने 20? ऑप्शंस देख लिया मैंने पहले, इतना गैप था। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, लास्ट ईयर आरएनएस से आया एक सवाल, इस साल नहीं आया आरएनएस से, तो बहुत ज्यादा चांस है आरएनएस से सवाल आएगा। हाँ 38 आ रहा है, एक बार मॉड्यूल में आंसर देख लो जी। 38 है क्या? किलो जूल में 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है? अगर तुमने इसी में 1000 भी नीचे रख दिया ना, तो यहाँ किलो जूल लिख दो। बोलो समझ में आ रहा है एवरीवन? करिए क्वेश्चन कीजिए।